गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल द सेल्फ स्टडी में आप सबको स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, उसका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी, कितने सालों तक संघर्ष किया था। वो जो समाज था वो थ्री स्टेटस में बटा हुआ था। उसके बाद में फर्स्ट जो थे वो पादरी वर्ग के थे, सेकेंड कुलीन वर्ग के थे, और जो थर्ड थे वो थ्री स्टेटस वाले लोग थे। अब जो सबसे ज्यादा हनन हुआ जा रहा था जिनके अधिकारों की, वो मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, जो गरीब और गरीब होते जा रहे थे, अमीर और अमीर होते जा रहे थे। ये जो खाई है वो निरंतर फ्रांसीसी क्रांति में हमें देखने को मिली थी, किस तरह बढ़ती जा रही थी। तो इस खाई को खत्म करने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए। इन संघर्षों के बाद में उन्हें अपना मत का अधिकार भी मिला। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते क्रांतिकारी विद्रोह को क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। उसके बाद में उन्हें अपने अधिकारों उनके अधिकारों के हितों के लिए कानून बनाए गए। तो फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित होकर यूरोप में भी अब वहां के लोग सोचने लगे कि यहाँ में भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। अब जो ये परिवर्तन थे, ये शुरुआती में तीन लोगों पर आधारित आ गए। ये तीन लोगों ने आवाज उठाई थी। कौन थे ये? फर्स्ट जो था उदारवादी, जो सेकेंड थे वो रेडिकलवादी, सॉरी रेडिकल थे, और जो थर्ड थे वो रूढ़ीवादी। अब इन्हीं तीन लोगों ने मिलकर गठन किया कि हमारे यूरोप के जो जो चलता आ रहा है, यानी जो प्राचीन जो है जो प्राचीन रीति रिवाजें थे, उद्योगीकरण लाया जाए, उनमें नए आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, यानी उनमें नए नए रूल्स डाला जाए। लोगों के सम्मान की, बराबरी की, हैसियत की बात की जाए, सबके अधिकारों की, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को जन्मसिद्ध अधिकार दिया जाए। तो ये सब पे विरोध होना चाहिए। तो ये तीनों ने अपने अपनी तरफ से आवाज उठाई थी। सबसे पहले उदारवादी जो थे, उनका जो कहना था, इनका कहना था जो ये समाज है, एक समान से सबके लिए उसमें अधिकार होना चाहिए, यानी जन्मसिद्ध किसी के पास अधिकार नहीं होना चाहिए। उदारवादी ने बोला कि जो समाज है उनमें सब में बराबर का सम्मान होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता, सबको बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। ये बात किन्होंने की थी? उदारवादी ने की थी। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिनमें सभी धर्मों को सम्मान, जगह प्राप्त हो, सम्मान और बराबर जगह प्राप्त हो। ये चाहते थे उदारवादी ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें सभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्म के लोग समान और बराबर जगह हुआ करते। तो उस टाइम पे यूरोप में दो ही टाइप के धर्म के लोग थे। एक जो थे वो कौन थे? ब्रिटेन वाले। अब जो ब्रिटेन वाले थे ये किसको मानते थे? इस ये चर्च ऑफ इंग्लैंड को ज्यादा मानते थे। जो ब्रिटेन वाले थे वो किसको मानते थे? चर्च ऑफ इंग्लैंड। जो ब्रिटेन वाले थे वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानते थे। और जो इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे वो कैथलिक चर्च को मानते थे।
ऑस्ट्रेलिया और स्पेन वाले, ब्रिटेन वाले चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानते थे, ऑस्ट्रेलिया स्पेन वाले कैथलिक कैथलिक चर्च को मानते थे। अब इसके बाद में ये जो ये हमेशा चाहते थे कि जो सत्ता है, जो शासन चल रहा है, जो वंश के आधार पे चल रहा है, वो नहीं चलना चाहिए। ये बात किन्होंने कहा था? उदारवादियों ने कहा था। शासन की सत्ता वंशानुगत नहीं चलना चाहिए। ये बात किसने बोला था? उदारवादियों ने। क्यों? क्योंकि जब एक ही गद्दी पर, यानी एक ही राजपाट पर उसके उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ये वंशानुगत चलता रहेगा, तो हम उसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम उसमें कितना परिवर्तन लेके आएंगे? है तो रहेगा तो उसी खानदान का काम तो वही करता रहेगा वो, क्योंकि वो अपने हित के बारे में सोचेगा कि मेरे बाप दादा ने अपने हित के बारे में सोचा, ये कार्य को कंप्लीट किया, तो हम भी इस टाइप से इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो वो राजा रहेगा, वो अपनी मन की सुनेगा या प्रजा की सुनेगा? तो इस वजह से ये लोग चाहते थे जो शासन पे जो सत्ता चल रही है वो वंशानुगत हटा करके पीढ़ियों को बदल दिया जाए, पीढ़ी दर नहीं होना चाहिए, दूसरे वंश के लोग भी इसके ऊपर बैठने का उसको अधिकार होना चाहिए। तो यही बात इन्होंने की थी, उदारवादियों ने कही थी। और इन्होंने कहा था कि कानून बनाने का हक या अधिकार एक प्रशिक्षित न्यायपालिका को होना चाहिए, ना कि अफसरों और शासकों के पास। यानी कानून बनाने का हक खाली प्रशिक्षित न्यायपालिका को होना चाहिए, यानी वो शिक्षित रहेगी तो वो धर्म के आधार पर भी लोगों को नहीं बांटेगी, वो उनके सम्मान अधिकारों के लिए सम्मान कानून बनाएगी। अब जो अफसर और शासक थे, ये अपने हितों के, अपने प्रॉफिट को देख करके जो भी कार्य किया करते थे, अपने प्रॉफिट के नजर रखकर उसके कि हमें इस चीज में प्रॉफिट होगा, तो वो उस चीज को कानून लागू किया करते थे। लेकिन उसमें ये नहीं सोचते थे कि किस तरह से लोगों का हनन किया जा रहा है, किस तरह से उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो सिर्फ अपने हितों की सोचते थे। तो इसलिए उन्होंने आवाज उठाई कि कानून बनाने का खाली एक प्रशिक्षित न्यायपालिका को होना चाहिए। वो अफसरों और शासकों के विरोधी थे। और एक और बात इन्होंने बोली थी कि जो वोट देने का अधिकार हो वो खाली संपत्तिधारियों के पास ही होना चाहिए, जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट डालने का अधिकार संपत्तिधारियों के पास ही होना चाहिए। ये इन लोगों का मत था। अब हम देखते हैं सेकेंड कौन थे? रेडिकल। अब जो सेकेंड रेडिकल थे वो इनके अपोजिट ही थे। अब इन्होंने क्या बात बोली? इन्होंने बात बोली कि वोट डालने का अधिकार संपत्तिधारी को होना चाहिए, तो रेडिकल वादी बोलते थे वोट डालने का अधिकार समाज में सभी को होना चाहिए, यहाँ तक कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। बात इन्होंने रखी थी, रेडिकल वालों ने रखी थी। अब ये जो तीन समर्थक हुए थे समाज के लिए, इनमें फर्स्ट बात तो हमने पढ़ लिया उदारवादी के बारे में। अब सेकेंड जो थे रेडिकल।
इनमें इन्होंने बोला था कि मत देने का अधिकार देश के आबादी के, हम देख कर चले तो मत देने का अधिकार सभी को होना चाहिए। देखते हुए बहुमत देने का अधिकार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि देश की आबादी के साथ साथ, यानी जिस तरह से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है उसमें क्या हुआ कि जो वोट देने का, बहुमत देने का अधिकार है वो दोनों को होना चाहिए, पुरुषों को भी होना चाहिए और साथ में महिलाओं को भी होना चाहिए। किसी को संपत्ति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। अब ये जो थे ये उद्योगपति, और सेकेंड आता है अब उद्योगपतियों को प्राप्त सभी अधिकारों के खिलाफ थे ये। यानी उनका कहना था कि जो उद्योगपति है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। यानी जरूरी नहीं था कि ये लोग जो थे वो एक निजी संपत्ति के माना जाता है निजी संपत्ति के ये लोग क्या थे, विरोधी थे। लेकिन उस टाइप की निजी संपत्ति नहीं कि सबकी निजी संपत्तियों के ये लोग विरोधी थे, नहीं। जो लोग दूसरों से मजदूरी मेहनत करवा करके अपना प्रॉफिट कर करके अपने ही व्यवसाय को आगे बढ़ाए जा रहे थे, ये सोचते थे लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये नहीं देख रहे थे कि हम उनका अधिकारों को छीन रहे हैं, हम उनका हनन कर रहे हैं। जिस तरह से वो मजदूर काम कर रहे हैं हम उसकी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो इस नजरिए को उन्होंने देखते हुए कहा कि उद्योगपतियों के सभी अधिकारों को के खिलाफ है ये कि उन्हें सारे अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए, गरीबों के लिए भी कुछ होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ताकि वो भी जिस तरह से वो मजदूरी करें तो मजदूरी के खिलाफ हिसाब से उनको मेहनताना मिलना चाहिए। तो इस वजह से वो लोग क्या जो थे रेडिकल जो समर्थक थे वो निजी संपत्ति के भी विरोधी थे। अब इसके बाद में आते हैं रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी को कहना था कि समाज में है अचानक से ही सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। अब ये रूढ़िवादी का जो मत था, रूढ़िवादी, अब इन्होंने का कहना था कि समाज में अचानक से आमूल परिवर्तन तो नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। यानी कहते ये इनका कहना था कि मतलब कोई भी एक समाज है, समाज ही मतलब वो बरसों से किसी रूल को मानते आ रहा है, उनकी रीति रिवाज रहे हैं। अब आप अचानक से आओ बोलो इसमें ये चेंजिंग करना है, इसमें वो चेंजिंग करना है, इस टाइप से ये काम होना चाहिए, तो आप अचानक से नहीं कर सकते। इन लोगों का मत था कि उनको उस चीज को अचानक से नहीं कर सकते। हाँ, हमें हमें पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। ये बोलते थे कि हमें पूर्वजों के जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनको सम्मान करना चाहिए, उनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ तो उनको भी रहने देना चाहिए
कुछ इसमें नया लागू कर देना चाहिए। ये इन लोगों का मत था। इन्होंने कहा हमें पुराने सामाजिक तौर तरीकों का सम्मान करना चाहिए। हमें पुराने तौर तरीकों को सम्मान करना चाहिए और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करना चाहिए। एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम से परिवर्तन करोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे और समाज हड़बड़ा सा जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को कहना था उसमें परिवर्तन करना तो जरूरी है। ये भी फ्रांसिस श्री क्रांति को देखकर प्रेरित हुए थे। जब ये प्रेरित हुए थे, उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे समाज में भी यही चीज हो रही है। लोगों के साथ जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ नजर नहीं जाता है, लोग अपने ही हितों के प्रॉफिट के काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना चाहिए। अब इस तरह से इन तीनों में क्या बहस होती रही। वो चाहता था, उदारवादी चाहता था मेरे रूल रेगुलेशन लागू होना चाहिए, और रेडिकल चाहते थे मेरा होना चाहिए, और रूढ़िवादी समर्थक जो थे वो हमेशा वो चाहते थे कि मेरा वाला अरे जो विचार है वो सब में लागू हो जाना चाहिए। तो ये तीनों अपने में ही बहस चालू इनकी जारी थी। उसके बाद में क्या हुआ, नया औद्योगिकरण हुआ। अब जब नया औद्योगिकरण हुआ और समाज में परिवर्तन करने की बात आई, तो क्या हुआ, ये जो राजनीतिक रुझान का ये एक नया युग माना जाता है। उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पे अब समाज में क्या बदलाव करने जा रहे थे ये तीनों। अब ये तीनों के समर्थन में कुछ लोग खड़े थे। अब क्या हुआ, जब ये उस युग का, नए औद्योगिकरण के युग का नया रुझान के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ, जब ये नया औद्योगिकरण किया गया, लोगों के लिए, लोग सब सोच रहे कि लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर निकालेंगे हम। तो क्या हुआ कि लोगों के रोजगार, उसमें लोगों को रोजगार तो दिया गया, लेकिन इस नए औद्योगिकरण ने क्या कर दिया, जो मजदूर खाली कार्य करते थे, अब वो मजदूर से फैमिली सहित आ गई उस कारखाने में। यानी पुरुष भी आ गया, उसकी मतलब पति भी आ गया, पत्नी भी आ गई, और उसका बच्चा सहित उस कल कारखाने में अब काम करने लग गए। यानी कि उनका जो हनन थोड़ा कम था वो और ज्यादा होने लग गया। ये जो नया औद्योगिकरण करने गया था उसमें जो था वो पुरुष और महिलाएं मिलकर कार्य करने लगे। अब उनके बच्चे भी हुआ करते थे, तो बच्चे भी उस कारखाने में आकर के काम करने लग गए। अब जब उनकी क्या थी, इससे क्या हुआ, जो उद्योगपति थे उनको और ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट होने लग गया। लेकिन जो काम करते थे, पूरे दिन घंटों मेहनत करने के बाद भी उनकी मजदूरी, उनकी मेहनत का आधा भी नहीं दिया जाता था। इससे क्या हुआ, इससे बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ी। जो बेरोजगारी थी वो चारों तरफ और भी ज्यादा फैलने लग गई। और जब बेरोजगारी फैलने लग गई तो जरूर जाहिर सी बात है ना, उस टाइम पे क्या सबसे ज्यादा होगा, अब ये काल कारखाना है। अब जब ये समाज में उथल पुथल हो रहा था, वहां पर न्यू औद्योगिकरण हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कारखाने में पुरुष, स्त्री, उसके बच्चे तीनों को लाल कार्य कर रहे हैं। अब ये इसमें सब परिवार सहित कार्य कर रहे हैं। इसमें प्रॉफिट किसको हो रहा है, ये जिसका कारखाना है उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये तो उसका विषय प्रोडक्ट तैयार कर दे रहे हैं। अब ये अपनी मेहनत करके उसका प्रोडक्ट तैयार कर दे रहा है और वो चालाकी से अपना प्रोडक्ट बेच दे रहा है। अब वो बेच कर क्या करता है, उसको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो रख लेता है, और इनका जो ये दिन भर मेहनत कर रहे हैं, इनके घंटों के हिसाब से भी इनको मेहनताना प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी इनके जो मेहनत कर रहे हैं उनका आधा भी नहीं दिया जा रहा था। और इस वजह से क्या हुआ, जनसंख्या निरंतर वृद्धि भी हो रही थी साथ में। अब जनसंख्या निरंतर वृद्धि होना, बेरोजगारी का बढ़ जाना, तो पूरे समाज में एक गंदगी सी फैल गई थी। पूरा जो समाज था वो उथल पुथल होने लग गया था।
जाहिर सी बात है, जब बेरोजगारी चारों तरफ फैल जाएगी तो अशांति तो फैलेगी ही। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो रेडिकल थे और जो उदारवादी थे वो दोनों क्या करने लग गए, इसका हल ढूंढने लग गए कि कैसे इस तरह से इनको वो करा जाए। अब इन्होंने क्या सोचा कि इनके लिए और कारखाने स्थापित किए जाए, क्योंकि वो जो कारखानों से पहले जो कारखाने बनाए थे उनसे तो वो बेनिफिट हासिल कर ही रहे थे। अब उसे हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, और कारखाने स्थापित किए जाए। और कारखाने स्थापित करेंगे तो लोगों को, बेरोजगारों को और रोजगार मिलेगा, और जो शिक्षित लोग रहेंगे उनसे हमको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से समाज में एक नए युग समाज की हम स्थापना कर पाएंगे, समाज में शांति भी स्थापित रहेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, शांति भी, अशांति भी नहीं फैलेगी। तो इसमें ये लोगों ने लोगों के हित की बात तो सोची, लेकिन अपने हित की बात ज्यादा सोची ना। हम कारखाने स्थापित करेंगे, उसमें प्रशिक्षित लोगों को रखेंगे और अनपढ़ लोग भी आएंगे, कार्य करेंगे, तो मतलब क्या होगा, उनकी सैलरी हम उनकी मेहनत के अनुसार तो नहीं देंगे ना। हम उनकी सैलरी तो हम अपने हिसाब से जो करेंगे। और वो मजदूर लोग, वो मजबूर बेचारे, जो जिनका 1 रुपए का भी कहीं से आशा नहीं है, अगर आप उनके 1 रुपए का आशा देते हो तो वो डेफिनेटली आएंगे, पूरा दिन कार्य करेंगे, क्योंकि उनको अपना पेट पालना है। और इंसान पेट पालने के लिए किसी भी कोने में चला जाता है, दुनिया में हर इंसान हर कोने में अपने पेट पालने के लिए तो जाता है, जाहिर सी बात है। तो उनको अपना पेट पालना है, तो आप उनको अगर 100 रुपए में से 50 रुपए भी देंगे तो वो उस कार्य को कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसके पास में 1 रुपए भी नहीं है, भूख मर रहा है। तो इसमें उसको 50 रुपए का अगर मिल रहा है, भले वो पूरे दिन मेहनत करे, तो इस तरह से उनके अधिकारों का उस टाइम पे हनन किया जाता है। और ये सोच किसने की थी उस टाइम पे, रेडिकल और उदारवादियों ने सोचा था। अब इसके बाद में क्या हुआ, यूरोप में 1815 की बात है, कुछ सरकारें बनी। क्या हुआ, 1815 में यूरोप में कुछ सरकारें बनी, जिसमें राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, उदारवादी और रेडिकल कुछ कौन थे, राष्ट्रवादी थे, कुछ उदारवादी थे, रेडिकल। ये सब तीनों मिलकर क्या थे, क्रांतिकारी पक्ष में थे लोग। यूरोप में 1815 में कुछ सरकारें बनी, तो उसमें क्या हुआ, कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल क्रांतिकारी पक्ष में थे। इसमें मतलब ये लोग बोल रहे थे कि लोगों को उनकी सम्मान अधिकार दिए जाए। हालांकि हनन भी इनके द्वारा किया जा रहा था और आवाज भी ये लोग उठा रहे थे। अगर ये कारखाने नहीं खोलते और खोल भी रहे हो, आप उनको मेहनताना के हिसाब से दे दो तो बात ही खत्म हो जाए। तो लेकिन ये दोनों ने क्या किया, आवाज भी उठाए जा रहे थे और ये सोच रहे थे हम लोगों के हितों के कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में इसमें एक नया सदस्य भी जुड़ गया, वो कौन था, राष्ट्रवादी। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फ्रांस, इटली, जनवरी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए कि वो राजा का तख्ता पलट करने में लग गए। अब जो राजा था वो इंसानों का चल रहा था, जो फ्रांस इटली के लोग थे वो क्रांतिकारी हो गए थे। अब वो सोच रहे थे राजा का तख्ता पलट करें, यानी राजा को इस गद्दी से हटा करके दूसरे जो राजतंत्र है उसको समाप्त कर दिया जाए। अब जैसे उदारवादी थे, ये लोकतंत्रवादी के खिलाफ थे। इन्होंने बोला था कि जो समाज है लोकतंत्रवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून, लोगों के लिए कानून, उनके हकों के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। तो ये दो तरह की बातें कर रहे थे एक तरफ से देखा जाए तो इस तरह से वो जो फ्रांस, इटली, रूस के जो लोग थे वो राजा का तख्ता पलट करने में लगे हुए थे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें
जो है सभी के हितों का कानून होना चाहिए। अब जो राष्ट्रवादी थे, सभी कानूनों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब राष्ट्रवादी, अब तक हमने पढ़ा था उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, और आते हैं राष्ट्रवादी। उनका कहना था कि समाज में सभी को सम्मान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद में यही आवाज किसी और ने उठाई, किसने, इटली के थे, उनका नाम था गिसेप्पे। गिसेप्पे मैजिनी, ये कहाँ के थे, ये इटली के थे। और इनका कहना था कि अपने समर्थकों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, राजा के खिलाफ साजिश रची थी। गिशेप और मेजनी ने राष्ट्रवाद, जो इसके समर्थक थे, अपने समर्थकों के साथ इन्होंने भी, यानी राजा के खिलाफ तो सभी थे, उदारवाद भी थे, रेडिकल थे, रूढ़िवादी थे, अब राष्ट्रवाद भी। ये चारों जो थे राजा के खिलाफ थे, यानी राजा का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए। सबसे ज्यादा वही कानून को लागू कर रहा है, किस तरह से चलना चाहिए कानूनों को। तो इस तरफ से गिशेप मेजिनी जो थे, ये भी इन लोगों के साथ मिलकर राजा को सत्ता वहां से हटाने के लिए मतलब पूर्ण प्रयास में लगे हुए थे। इसके बाद में हम देखते हैं जो समाज को सबसे दूर दृष्टि से देखने वाला था, वो कौन था, समाजवाद। सबसे जो इसमें सबसे अच्छा करेक्टर निभाया, वो किसने निभाया है, समाजवाद ने। जो समाजवाद समर्थक थे, वो समाजवाद की सारी हितों की बातें कर रहे थे और उनके हितों के लिए आंदोलन भी कर रहे थे ये लोग। जो यूरोप के समाजों की दूरदृष्टि, उनकी फ्यूचर्स की जो बातें कर रहा था, तो फ्यूचर की बात कौन कर रहा था, समाजवाद। अब हम पढ़ते हैं समाजवाद के बारे में। अब ये था 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में एक जाना पहचाना विचार था, यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध विचार हुआ वो किसका हुआ था, समाजवाद का। मध्य में जाना पहचाना विचार जो था, विचार था। अभी जो समाजवाद थे, ये तो निजी संपत्ति के कट्टर विरोधी थे। जो समाजवाद थे वो निजी संपत्ति के कट्टर विरोधी थे। अभी विरोधी क्यों थे, ये ये कह रहे थे कि जो समाज में सारी फसादों की जड़ है वो यही है, निजी संपत्ति वाली। इनको हटा दिया जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इनका कहना था कि जिस तरह ये कल कारखाने स्थापित कर रहे हैं, ये जो पैसे कमाए थे अपने कल कारखाने से पैसे कमा रहे हैं और दूसरी जगह कल कारखाने खोल रहे हैं, और जो कारखाने खोल रहे थे इसके बारे सोच रहे हैं कि लोगों का प्रॉफिट कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। लोगों की समाज में ये धारणाएं पाल रखी है और आगे तो इनको खुद को पता है कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तभी हम दूसरी जगह तीसरी जगह नए नए कारखाने खोलने की स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि ये लोग क्या करते हैं, मजदूरों का हनन करते हैं, उनकी मजदूरी, उनकी मेहनताना उस हिसाब से नहीं देते हैं, अपने कारखाने खोल रहे हैं, यानी लोगों का
हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, उनकी मेहनत के हिसाब से उनको मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये लोग जो थे उनकी निजी संपत्ति के पूरी तरह से विरुद्ध थे। अब ये सोच रहे थे कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। जो समाज है उसको अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें चाहिए। अब कोई भी सदस्य, अब घर के अंदर देख लीजिए आप, सबको अगर जरूरत के हिसाब से सारी चीजें मिल जाती है तो कोई घर में बवाल ही नहीं करता है, सब खुश रहते हैं। तो इस तरह से एक समाज भी होता है। जब समाज में सबको अपनी जरूरत के हिसाब से हर चीज मिलती जाएगी तो वो विरोध क्यों करेगा? पागल तो नहीं है वो विरोध करने के लिए, वो विरोध क्यों करेगा? तो इसके बारे में हम देखते हैं इसका आधार क्या होना चाहिए, इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलना चाहिए कि उसका हनन किया जा रहा है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। और ये सब ज्यादा कौन कर रहे थे? रूढ़िवादी और उदारवादी। अब ये समाजवादी थे, ये केवल लोगों की हितों की ही बात कर रहे थे। तो जो कुछ समाजवादी थे तो वो कोऑपरेटिव, आधे जो लोग थे वो किस साइड थे? कोऑपरेटिव साइड में। अब ये कोऑपरेटिव क्या होता है? ये कोऑपरेटिव ऐसा चीज होता है जिसे ये कोई काम है, ये एक काम है। इस काम को कितने लोग कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्य को कितने लोग कर रहे हैं? 8 लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 8 लोग, कोऑपरेटिव का मतलब होता है, बता रही हूँ, ये 8 लोग इस कार्य को कर रहे हैं। अब ये कार्य क्या हो गया? कंप्लीट, कंप्लीट कर लिया। अब इससे जो प्रॉफिट इन लोगों को मिलेगा, जो इन लोगों को लाभ होगा इससे, उसमें ये क्या करेंगे? लाभ को 8 जने में बराबर मांग बांट लेंगे। यानी अगर इन्हें 800 रुपए का प्रॉफिट होता है तो ये 100 रुपये 8 जन अपने में बांट लेंगे। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है। तो जो इनके आधे समर्थक थे वो कोऑपरेटिव की बातें कर रहे थे, यानी जो निजी संपत्ति है वो पूरे समाज में समान तरीके से बांट देना चाहिए, सबको, सबके हितों को लेकर सबको साथ लेके चलना चाहिए। तब एक समान समाज की हम स्थापना कर पाएंगे। ये कौन कह रहा था? समाजवाद कह रहा था। ये बोल रहे थे कि राष्ट्र सरकार को क्या करना चाहिए? पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों पर बैन लगा देना चाहिए, यानी वो अपने उनके कारखाने बंद कर देना चाहिए और वो जो पैसा है वो सब में समान बांट कर, अगर वो उनको एक कानून बनाना चाहिए, अगर वो मजदूरों को उनके मजदूर मेहनताना के बराबर अगर उनको वो दे रहे हैं तब वो कारखाना खोल रखे, अन्यथा उसको बंद करवा देना चाहिए। ये किनकी? ये इन लोगों की मांगे थी। और ये सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव को में कोऑपरेटिव सदस्य में समर्थन कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो सदस्य थे, क्योंकि इसमें क्या था? सबको बराबर लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट होगा, और सबको ही जो प्रॉफिट होगा उसको सब में बराबर बांट दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? सब इस बात को लेकर सब बोले कि ये, इसको बोलते हैं सम्मान अधिकार देना। जो कोऑपरेटिव लोग थे वो उन्होंने बोला कि इसको बोलते हैं सम्मान अधिकार देना और हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद में कार्ल मार्क्स देते हैं, जो समाजवाद के थे, उन्होंने मत दिया अपना। अठारह से लेके 1882 तक इनका शासन था। अब इनका मत था जो पूंजीपतियां है, जो सरकार को, इनका भी मत वही था, ये भी विचार वही बोल रहे थे कि इनका जो विचार था वो बोल रहे थे कि औद्योगिक समाज में देखा जाए तो पूंजीवादी लोगों को और जो पूंजीपति उद्योगी हैं, इन एक जो समाज है उसे पूंजीवादी समाज होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि सभी लोगों के पास पैसा रहेगा, तब ये जो अमीर गरीब की जो खाई है इसे थोड़ा कम करके उसको भरा जा सके। अब इससे क्या है, आप समाज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अमीर गरीब की जो खाई है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा समाज है वो कैसा होना चाहिए, पूंजीवादी होना चाहिए। पूंजीवादी समाज की बात की थी इन्होंने। यानी जब सबको समान नजरों से देखा जाएगा, तब तब उनका हम सम्मान तरीके से उनके अधिकारों के बारे में रक्षा कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि जो पूंजीपतियां हैं, जो पूंजीपति है, इनके यहाँ पे क्या होता है, मजदूर काम करते हैं। अब मजदूर काम कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अब मजदूर क्या कर रहे हैं, उद्योगपति या पूंजीपतियों के यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, और वो लोग का मेहनत के हिसाब से लोग मेहनत आना नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद में क्या हो रहा है, प्रॉफिट किसको हो रहा है, पूंजीपति उद्योगपतियों को हो रहा है। अब इसमें क्या करा जाना, उन लोगों का क्या करा जा रहा है, हनन किया जा रहा है। तो इस स्थिति को, मजदूरों की स्थिति में हमें क्या करना है, सुधार। इस तरह से हम मजदूरी की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, ये लोग नए कल कारखाने तो बना रहे हैं, रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन जो मजदूरों की स्थिति है वो बद से बदतर ही होती जा रही है। उसमें ऐसी उनकी कोई भी, मतलब उनको अपने लिए, फ्यूचर के लिए कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब वंशानुगत चीजें हो, बस वंशानुगत क्या होता है, वो राजा वंशानुगत चलता जा रहा है, तो वो नियम को चेंज नहीं कर रहा है। इस तरह जो मजदूरों का हनन है वो कई सालों से होता आ रहा है। तो इन्होंने बोला ऐसी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की जो क्रांतिकारी चल रही है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। ये बात किन्होंने बोली थी, कार्ल मार्क्स ने बोली थी। मार्क्स को विश्वास था कि खुद, उन्होंने बोला था, स्वयं पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों मजदूरों को अत्यंत शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत अलग समाज नियंत्रण बनाना होगा। समाज नियंत्रण बढ़ाना होगा। जो संपत्ति है वो पूरे समाज में बराबर हिस्से में बंटना चाहिए। ये बात भी इन्होंने बोला था। समान रूप से बांटा जाना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला था कि पूंजीवादी से अपना छुटकारा पाने के लिए लास्ट में जो जीत होगी वो मजदूरों की होगी। अगर मजदूर एकजुट होकर अपना विरोध इस तरह से संगठन बनाकर करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए आवाजें उठाते रहेंगे, तो क्या होगा कि एक ना एक दिन इनको जरूर जीत हासिल होगी। ये पूंजीवादियों का अधिकार वहां से जरूर हटेगा। ये बात इन्होंने पहले ही बोल दी थी, कार्ल मार्क्स ने। अब 1870 तक आते आते पूरे यूरोप समाज में समाजवादी विचार चारों तरफ फैल गया।
चारों तरफ फैल गया वो। अब क्या किया समाजवादी, जो समाजवादी का विचार था पूरे यूरोप में 1870 तक आते आते पूरे यूरोप वासियों में फैल गया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई। क्या बनाई थी इस नाम से, एक इन्होंने क्या बनाई थी, संस्था बनाई ताकि लोगों की उसमें भागीदारी हो सके। अब इसके अंदर क्या हुआ, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों के सुधार लाने के लिए क्या कर लिया, संगठन बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें जर्मनी और इंग्लैंड जितने भी मजदूर थे वो संगठन बनाने लग गए, यानी एक जगह गुट होकर के जगह जगह वो लोग क्या करने लगे, संगठन बनाने लग गए। और जब वो लोग गुट होकर के संगठन बनाने लगे और ये विचारधारा भी रखी कि जिस संगठन पर संकट आएगा तो उसको हम लोग संकट से बचाएंगे। इस तरह से उन्होंने संगठनों के कोष स्थापित कर दिए, यानी कि हर जगह ग्रुप बना लिए गए। अब जब ग्रुप बना लिए गए तो अगर कल कारखानों में जो जिसको मतलब कल कारखानों में आवाज उठाई जाएगी तो ये ग्रुप इसको सपोर्ट करेगा, ये ग्रुप इसको सपोर्ट करेगा, इस तरफ से ये सब एक हो जाएंगे। अगर किसी के खिलाफ विद्रोह किया कल कारखानों ने, किसी को निकाल दिया, किसी को गुट से वंचित कर दिया, मतलब उनको उनके कार्य से वंचित कर दिया, तो ये लोग एक साथ मिलकर क्या करेंगे, आवाज उठा सकते हैं। इस तरह से इन्होंने मतलब आवाज उठाई अपने अधिकारों के खिलाफ। अब इन्होंने क्या किया, इनका कहना था कि जो प्रॉफिट है वो हमारे मजदूरों में हमें अपने हमारे मेहनताना के हिसाब से दे दिया जाना चाहिए और हमें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। भले हमारे पास संपत्ति नहीं है तो क्या हम इंसान नहीं है, हमें जीने का अधिकार नहीं है इस समाज के अंदर, तो हमें भी क्या करना चाहिए। ये जो जो संगठन बनाया था मजदूरों ने, तो इन्होंने आवाज उठाई कि हमें भी क्या करना चाहिए, मत देने का हमें भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी हम भी इस समाज के नागरिक हैं, भले हमारे पास क्या है, संपत्ति नहीं है। जो उदारवादी ने कहा था संपत्तिधारियों को ही बहुमत देने का अधिकार होना चाहिए, तो इस तरह से इन्होंने भी अपना मत रखा कि हमें भी समाज में है तो हमें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए, किसी एक ही को नहीं होना चाहिए। तो ये तो अधिकारों की बात ही नहीं है, समान अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ, इसी में दो नजरों से तुम लोग देख रहे हो। तो इस तरह से क्या हुआ, तो इस तरह से इन्होंने अपने मत के लिए भी आवाज उठाई। इसके बाद में इंग्लैंड में हमें क्या देखने को मिलता है, सॉरी जर्मनी में एक पार्टी की स्थापना हुई। उस पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी अब इसका जो रिश्ता था, वो संगठन जो बनाए थे उनके साथ में इनका गहरा रिश्ता था। क्यों गहरा रिश्ता था, क्योंकि ये उन लोगों का साथ दे रहे थे, यानी कि ये हर तरह से उन लोगों को राय दे रहे थे कि तुम्हें इस तरह से कार्य करना है, अच्छा काम कर रहे हो। उन लोगों को मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे, लोगों को आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे थे। तो ये डेमोक्रेटिक जो थे, वो जो संगठन बनाया था मजदूरों का, उसके उनका निरंतर साथ दे रहे थे। अब 1905 में क्या हुआ, ब्रिटेन में 1905 में ब्रिटेन में अभी जो आंदोलनकारी थे समाजवादी और कौन था, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कौन थे, वही जो संगठन बना करके चल रहे थे मजदूर अपना यूनियन का, वो ट्रेड यूनियन। ये दोनों मिलकर क्या हो गए, आंदोलनकारी। अब इन दोनों आंदोलनकारियों ने क्या किया, एक लेबर नाम की पार्टी बनाई। जो संगठन
जो कारखानों में काम करते थे, समाजवादी और जो ट्रेड यूनियन यानी जो संगठन बना रहे थे, गुट गुट हर जगह गुट बना रहे थे, तो वही थे ट्रेड यूनियन। ये दोनों आंदोलनकारियों ने क्या किया, एक कल कारखानों में जो ब्रिटेन में 1905 में जितने भी कार्य कर रहे थे मजदूर, उनको लेबर बोला गया। तो उनको बोला मतलब लेबर की एक इन्होंने क्या कर दी गई, पार्टी बना ली लेबर नाम से। और उधर फ्रांस में भी देखने को मिला हमें, सोशलिस्ट जो थे पार्टी के नाम पे ऐसी ही पार्टी का उन्होंने भी गठन किया था, याद होगा आप लोगों को। तो इस तरह से समाजवादी ट्रेड ने एक लेबर यूनियन का गठन कर दिया। अब हम देखेंगे कि सरकार बनाने में कितना कामयाब हो पाई। अब ये इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि हमारी सरकारें बन जाएं, हम लोगों के हितों की बातें करें। अब राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनवाने में क्या की, अहम भूमिका निभाई। समाजवादी की जो राजनीति थी, वो सोच रहे थे कि हम आगे आए, लेकिन रेडिकल और उदारवादी पक्ष जो थे वो किसी को आगे नहीं आने दे रहे थे। और समाज में रेडिकल उदारवादी सबसे ऊंचे रहे, क्योंकि उनके पास में पैसे थे, पैसे वाले थे वो लोग, पैसा पैसा देखा देखा के लोगों को अपनी तरफ कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ था, उस टाइम पे समाज में किसका दबदबा बना हुआ था, समाजवादी पार्टी का दबदबा नहीं बना हुआ था उस टाइम में, रेडिकल और उदारवादी का दबदबा ज्यादा बना हुआ था, क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके पास में काफी पूंजी हुआ करती थी। इस तरह जिनके पास पैसा है तो वो समाज को अपनी तरफ आकर्षित आसानी से कर लेता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनकी आवाजों को नहीं सुना गया, इन्होंने बहुत आवाज लोगों के हितों के लिए उठाई, लेकिन इनकी आवाज को दबा दिया जा रहा था। और किसकी आवाजों को ऊंचा उठाया जा रहा था, रेडिकल वादियों का और उदारवादियों का। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के कल। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्रांतिकारी बारे में हम लर्न करेंगे अच्छे से, किस तरह से इस धीरे धीरे इस आंदोलन ने एक विद्रोह का रूप धारण कर लिया। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।